संपत्ति ऐसी है जिसने कई जगह अवैध कब्जे किए और मनमाने ढंग से कब्जे किए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो इस पर हमेशा समर्थन में बोलते हैं, आज बोलते बोलते एक तरह से उन्होंने एक कबूलनामा भी दे दिया जिससे सब हैरान हैं। उन्होंने यूपी में वक्फ संपत्तियों पर एक बयान दे दिया और ऐसा लगा कि वक्फ की मनमानी पर वो सच बोल गए हैं। यूपी में उन्होंने कहा कि 1.21 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसी हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है। सोचिए, कोई पेपर्स नहीं है, यानी कि यूपी में सिर्फ 9000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके पास कागज हैं। तो बाकी की संपत्ति वक्फ की कैसे हुई? बाकी की कई लाख संपत्तियां बिना दस्तावेज वाली हैं, यह असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कह दिया। उन्होंने यह कहा था मुसलमानों को शायद वर्गलाने के लिए और उन्हें यह कहने के लिए कि आपको जागना होगा, लेकिन सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि कोई भी इन संपत्तियों में घुस सकता है क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। वक्फ कानून बन गया तो इन संपत्तियों को कैसे बचाओगे? अब सवाल यह है कि जब कागज नहीं है तो कब्जा क्यों है, और अगर कब्जा है तो क्या उस पर सवाल नहीं उठेगा? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। ओवैसी के इस कबूलनामे पर जरा गौर कीजिए, कैसे वक्फ अपनी मनमानी करता है, फिर कब्जा करता है। और ये सिर्फ यूपी, बिहार, कर्नाटक का ही मामला नहीं है, देश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ 6 हिंदू मंदिरों पर वक्फ ने दावा ठोक दिया, जिसके बाद दिल्ली वाले भड़क गए। मैं 87 से तो मैं देख रहा हूँ खुद, उसके बाद अब वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? वक्फ बोर्ड मंदिर पे ही आया या पूरी कॉलोनी में उसकी जमीन थी? अब ये किस दावा से कर रहे हैं? तो कभी आज तक झांके भी नहीं है, देखे भी नहीं है। यहाँ तो मुस्लिम की आबादी है नहीं। वक्फ की इसी दादागिरी को तो मोदी खत्म करने जा रहे हैं और वक्फ के अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाने का अभियान छेड़ा हुआ है। मगर देखिए कैसे विरोध हो रहा है। तस्वीरें मुंबई के धारावी की हैं, जहां पर मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाने के लिए गई थी बीएमसी। मस्जिद के इस हिस्से पर एक्शन होना था, लेकिन मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर गया। मस्जिद कमेटी ने लिखित अपील कर भीड़ जुटाई। भीड़ ने हंगामा किया, वाहनों में तोड़फोड़ की। मामला बढ़ने पर बीएमसी को कार्रवाई रोकनी पड़ी, वो भी इसलिए क्योंकि कार्रवाई अतिक्रमण पर होनी थी, लेकिन पूरी मस्जिद तोड़ने का झूठा दावा कर भीड़ जमा की गई। ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी वक्फ बिल को मस्जिद छीनने वाला बता रहे हैं। एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने का मतलब है उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं, एक अमेंडमेंट्स में क्लास बाय क्लास डिस्कस करें, सुझाव दें और उसको फाइन ट्यून करके जो भी है एक अच्छी कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट दें। जेपीसी के मेंबर भी हैं और बाहर बोल रहे हैं। ओवैसी खुलेआम मुसलमानों को क्या सिर्फ अपनी सियासत के लिए उकसाने में लगे, क्योंकि वक्फ के पास लाखों संपत्तियों के कोई दस्तावेज नहीं है। ये बात तो वो खुद कह चुके हैं। तो फिर ऐसी संस्था में सुधार तो होना ही चाहिए। हिमाचल के सिरमौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए प्रदर्शन किया। हिमाचल में वैसे ही शिमला, कुल्लू, बिलासपुर से लेकर मंडी तक अवैध मस्जिद और मजारों के नाम पर बवाल मचा है। घुसपैठिए स्थानीय लोगों का हक मार रहे हैं, लेकिन ओवैसी हो या कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस उस पर कुछ नहीं बोलता। दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चलाकर जो है, और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है, आप जानते हैं ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया। लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ओवैसी हिंदुस्तान के शरीर से जुड़ना चाहते हैं, उसकी आत्मा से दूर रखना चाहते हैं। ओवैसी जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक क्यों है? कभी विकास की बात करते ही नहीं है। हमेशा मस्जिद की बात करेंगे, मुसलमानों को कहेंगे कि भाई बहुत घबराने वाली जैसे बात है। मुद्दा वैध और अवैध का है, किसी को दिक्कत वक्फ से नहीं, वक्फ की मनमानी और अवैध कब्जे वाली नीति से, जिस पर काबू पाने के लिए सरकार कानून बना रही है। लेकिन राजनीतिक दल सच जानते हुए भी वक्फ की दबंगई की पैरवी करते हैं और सच्चाई पर पर्देदारी कर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं और साथ ही मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं तस्वीर जो आज मुंबई से आई वो बहुत डराने वाली भी थी, हैरान करने वाली भी थी और बहुत सारे सवाल खड़े करने वाली भी थी। ओवैसी साहब का भी आज एक बयान आया जो कि बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। मैं सिद्धार्थ जी शुरुआत सबसे पहले आपसे करना चाहती हूँ। एक बात मुझे बताइए, जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी, महाराष्ट्र की मस्जिद से जो अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम गई थी। अब वहां पर एक बात कही गई कि हम मस्जिद को गिराने के लिए लोग आ रहे हैं तो आप लोग आ जाइए और रोकिए, जबकि हकीकत यह है कि मस्जिद को हटाने नहीं, जो अतिक्रमित किया गया हिस्सा था उसे हटाने के लिए वहां पर टीम गई थी, लेकिन वहां पर बवाल हो गया। अब सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए भी क्या एक भीड़ तंत्र का सामना करना पड़ेगा? संपत्तियां ऐसे ही मनमाने ढंग से कब्जे होते जाएंगे और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता? देखिए सुचारिता जी, मैं मानता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया की एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। भारत में संविधान का राज, कानून का राज सर्वोपरि होना चाहिए और कोई भी लोग जो कि संविधान और कानून के आगे वो अपने किसी धर्म को, भीड़ को, अपने किन्हीं कुरीतियों को आड़ बना करके देश में संविधान और कानून को लागू होने में अगर बाधित करने में उसके हिस्सेदार बनेंगे तो फिर कानून को अपनी कार्रवाई निश्चित रूप से बहुत सख्ती के साथ करनी चाहिए। अब समस्या देखिए क्या है। आज इस देश के अंदर हम बार बार अलग अलग जगहों से खबरें देखते हैं कि यहां पर यह अतिक्रमण हो गया, वहां पर ऐसा हो गया, कहीं मजार बन जा रही है, कहीं पर मस्जिद बन जा रही है, कहीं लीगल एनक्रोचमेंट हो जा रहा है। ऐसा कुछ भी होता रहे और उसके खिलाफ अगर कोई बोलने जाए तो ये जो सियासतदान हैं जो एक प्रकार की राजनीति करने का काम करते हैं, एक प्रकार का वोट बैंक को खुश करने का काम करते हैं, ये आ जाएंगे सामने और आपको झूठी सूची बात बतानी शुरू कर देंगे और कह देंगे कि देखो ये तो हमला हो गया, ये तो आक्रमण हो गया, ये तो आक्रांता हो गया। ऐसा नहीं है। इस देश में अगर कानून है तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो इस देश के अंदर कहीं इलीगल कहीं एनक्रोचमेंट कर सके, कहीं अतिक्रमण कर सके, कहीं सड़क को घेर सके, कहीं किसी सरकारी जमीन को घेर सके, या फिर जो अधिकतम होता है किसी गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े की जमीन पर जाकर के कब्जा कर सके। पर ये जो सरकारें, ये जो तुष्टीकरण की सरकारें चली इतने लंबे समय से, ये उनको प्रोत्साहन देने का काम करती हैं, फिर तालियां बटोरने का काम करती हैं, फिर उनका संरक्षण करने का काम करती हैं और उसी सब का एक परिणाम ये निकल करके आता है। आज पूरा देश एक स्वर में, सुचारिता जी, वक्फ जैसे काले कानून के खिलाफ भी बोल रहा है, इलीगल एनक्रोचमेंट जैसी हरकतों के खिलाफ भी बोल रहा है और वो देश की जनता देश के संविधान की तरफ देख रही है और वो न्याय की गुहार कर रही है कि अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर हमें कानून का राज लाना है तो इस प्रकार के जितने भी लोग हैं और इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, आपको उनको डिस्करेज करना पड़ेगा। उनके बिना आप इस देश को अच्छे से नहीं चला सकते। अब ये जो बात आपने बोली है, मैं तो आज जो ओवैसी साहब का बयान देखा है उससे हैरान हूं, क्योंकि उन्होंने यूपी की वक्फ संपत्तियों की बात कर दी है और यूपी की वक्फ संपत्तियों की बात करते हुए वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई इनके पास तो कागज ही नहीं है, 90% तो कागज नहीं है, 90% संपत्तियां हैं, मतलब कब्जा है पर कागज नहीं है। मुमताज जी, अब आप तो वक्फ की वकालत इतनी करते रहे, ये कब्जे कैसे हो गए? और कब्जे हो तो गए लेकिन कागज नहीं पहुंचे। सवाल सबसे बड़ा ये है, भाई कैसे हो गए कब्जे, बताइए जरा मुमताज जी। देखिए, कागज ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो भीड़ तंत्र की बात हो रही थी सुचारिता जी, उस पे मैं कर लूं, अगर नहीं मैं उस पे भी जवाब दूंगा। है मेरे पास जवाब। पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से धरावी का जिक्र आया है तो सिर्फ मस्जिद नहीं, पूरी धरावी लीगल है अगर आप जाके देखेंगे, लेकिन आप मस्जिद को टारगेट करने की बात है। अच्छा, वहाँ भीड़ आ गई तो भीड़ सबको नजर आ गई। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लोग निकले किसी को नजर नहीं आया।